हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव कुमार अवस्थी आज आपके साथ स्टडी विद राजीव सर में आपके लिए मैथ का सांख्यिकी का एक स्पेशल टॉपिक है, जिसमें आपको डाटा रिप्रेजेंटेशन यानी कि आंकड़ों का प्रदर्शन, इससे संबंधित एक चैप्टर है पाई चार्ट। वो मैं लेकर के आपके लिए आया हूँ। मोस्टली देखा गया है कि कंपटीशन वाली परीक्षाओं में आजकल इन तरह के प्रश्नों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। आयत चित्र, स्तंभ चार्ट और बहुभुज चार्ट, पाई चार्ट। तो सबसे मैं आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पाई चार्ट रहेगा, और इस तरह से आने वाले क्वेश्चंस को किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको वहाँ पर पाई चार्ट बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ पाई चार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो डेस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक परीक्षाएं जो होती हैं उनमें ही आपको पाई चार्ट निर्मित करने के लिए दिया जाता है। और बुक्स में जो आपकी एकेडमिक एजुकेशन होती है उसके में कुछ चैप्टर्स लास्ट में आते हैं, उनमें आपको स्तंभ चार्ट वगैरह बनाना पड़ता है। लेकिन जो कॉम्पिटिशन्स होती हैं उनमें आपको केवल और केवल पाई चार्ट, स्तंभ आरेख, दंड आरेख, बहुभुज आरेख, इन सभी से लेकर प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जो भी पाई चार्ट होगा, स्तंभ आरेख होगा, दंड आरेख होगा, बहुभुज आरेख होगा, उसको देख करके उससे आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और पूछे गए प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक पाई चार्ट। देखिए दोस्तों, पाई चार्ट वर्ड से हमको लगता है कि जो पाई शब्द है ये वृत्त से लिया गया, क्योंकि एरिया ऑफ ए सर्किल, जब किसी वृत्त का हम एरिया निकालते हैं या पेरीमीटर निकालते हैं तो एरिया से निकालना है। एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर सभी लोग जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। और मैं आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बता दूँ आपको, एक परमेय और अपर्मेय वाला प्रश्न आता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। परमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं, सभी लोग जानते होंगे। नहीं जानते, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है हमेशा ही। कभी कहते हैं कि पाई परमेय है या अपरमेय, कभी लिखा होता है 22/7 परमेय है या अपरमेय। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपके लिए वहाँ पे पाई लिखा हुआ है तो आप पाई के लिए हमेशा, अगर आपसे पूछा गया पाई क्या है, परमेय या अपरमेय, तो आप पाई को हमेशा आप अपरमेय ही बताएंगे। और अगर 22/7 लिखा हुआ है तो ये परमेय संख्याएं हैं। परमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके। लेकिन जो पाई लिखा हुआ है, आप कहेंगे कि पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। 22/7 तो निर्धारित की गई है, पाई की वैल्यू तो 3.14 समथिंग समथिंग डॉट 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 ये होती है, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होती है। आर्बर्ट वगैरह कई लोगों ने गणितज्ञों ने इसको सिर्फ यहाँ पर संचित मान लेकर के इसको स्थित कर दिया है। अगर आप 22/7 का भाग लगाते हैं तो आप देखिएगा इसका पूरा मान एग्जैक्ट कभी भी निकल के नहीं आता है। तो अब ये आपके लिए थोड़ा सा मैंने आपको एक पॉइंट बना दिया है, ये आप लोग मैं समझता हूँ याद रखेंगे। अगर आपका पाई लिखा हुआ है तो आप उसको अपरमेय बताएंगे, और अगर 22/7 लिखा हुआ है तो आप परिमेय संख्याएं बताएंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, पाई चार्ट पर। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं जब समझता हूँ मेरे इसको पढ़ाने के बाद आपको कोई चीज़ समझने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। पाई चार्ट में जिस तरह से एक वृत्त बना होता है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ इस वृत्त को बनाने की। और इसमें वृत्तखंड बना दिए जाते हैं अलग अलग साइज के। दोस्तों इसमें क्या होता है, मोस्टली मैं आपको बता दूं, जब आपको पाई चार्ट अगर बनाना पड़ता है तो इसमें डिग्रीज, अंश का प्रयोग बेहतर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि एक वृत्त में 360 अंश का कोण होता है। अगर हमें किसी को इस तरह से, अगर हम प्रतिशत में बोलते हैं कोई बात संपूर्ण रूप से सही है, यानी कि 100%, इसी तरह से यहाँ पर अंश में 360 डिग्री होती है। अगर कुछ उसको हम फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, अगर हम भाग में बताते हैं, उसके अलग अलग तरह से डिवाइड करते हैं, जैसे आधा डिवाइड किया तो परसेंटेज में हम बोलेंगे 50%। अगर हमने चौथाई बना दिया, ये आपका हो गया आधा, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व भी करते हैं तो इसका मान भी 1/2 ही आता है, 25%। तो ये आपका 1/4 के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर हम अंश को लेते हैं यानी वृत्त को लेते हैं तो यहाँ पर 360 को मान 1 यानी 100% इज इक्वल टू कितना होता है, 360।
और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको 50% लिखा हुआ है यानी कि 100 का आधा कर देते हैं तो यहाँ पे आपका 180 डिग्री हो जाएगा। आंकड़ों को प्रदर्शित करने का ये एक तरीका है और इसमें जो प्रदर्शन का माध्यम है वो आपका एक सर्किल होता है और सर्किल कोण पर आधारित होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। अब चलिए हम अपने कंपटीशन वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो कंपटीशन्स में क्या होगा, आपके सामने एक चित्र बना होगा पार्ट, और वो वृत्त इस तरह से कई पार्टों में विभाजित होगा। छोटे पार्ट भी होंगे, कुछ बड़े पार्ट भी होंगे, और उन पार्टों के अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा। जिस तरह से किसी चीज़ की उत्पादन के बारे में है, किसी की बिक्री के बारे में, कुछ भी इसी तरह के जो डाटा बनते हैं हमारे आंकड़ों सांख्यिकी में, जो आंकड़े लिए जाते हैं वो आंकड़े इसी से डिवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब स्तंभ चार्ट, रेखीय आरेख और इस तरह के बहुभुज आरेख न होकर के सिर्फ एक वृत्त होता है, और वृत्त को विभाजन करने का तरीका एक केंद्र होता है। केंद्र कोणों से डिवाइड होता है और हम जितने उनके सेक्शन बनेंगे उस सेक्शन के इक्वल कोण को निर्धारित करेंगे, और वो कोण निर्धारित करने के जब आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पर ही केंद्रित हूँ। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न है, मैं आपको उसको बताता हूँ, उससे हम संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे पास एक बुक है, उस बुक में एक प्रश्न दिया गया है। इसमें क्या है, पाई चार्ट में किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है। यानी कि परिवार में कुछ खर्च किया जाता है अलग अलग मदों पर, तो वो उस खर्च के बारे में इस पाई चार्ट में दिखाया गया है। चलिए दोस्तों, पहले हम इस पाई चार्ट का अध्ययन करते हैं। इसमें दिखा गया है कि कुल का 30% भोजन पर खर्च किया गया, 25% रेंट पर, 18% बचत की गई, 12% परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट पर, 5% कपड़ों पर और 10% फुटकर। अब देखते हैं इनका टोटल 100% होना चाहिए। 30, 25, 55 हो गया, 18, 68 हो गया, 12, 80 हो गया, और ये आपका रहा 30 और 25, 55 एंड 18, ये आपका क्या होता है 55 और 18, 73, 70, हाँ 18 और 55, 73 प्लस 12, 70, 85 और 590 और 10, 100। यानी कि ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनका आपका टोटल 100%। अभी मैंने जो आपको बताया था कि 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि या तो इसको कोणों को हम इसका विभाजन कोणों के आधार पर करते हैं, तो यहाँ पर ये प्रतिशत न लिख करके क्या लिखा होगा, प्रतिशत की जगह पर एंगल डिग्री बना होगा। लेकिन अब यहाँ पर प्रतिशत लिखा हुआ है तो हम प्रतिशत इसे आसान भी है निकालना। थोड़ा सा एंगल अगर दिया गया होता तो कैलकुलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। यहाँ पर आपका परसेंटेज की जगह 100 लिखा होता है तो वहाँ पर आप 360 लिखेंगे। यहाँ अपॉन 100 आता है तो वहाँ पर अपॉन 360 होगा। चलिए देखते हैं। भोजन पर कुल, फर्स्ट पॉइंट पूछा गया है, भोजन पर कुल 4800 रुपये का व्यय होता है, तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं। तो सभी मदों पर भोजन पर कितना व्यय होता है। देखिए दोस्तों, भोजन पर लिखा हुआ है 30%, भोजन यानी कि टोटल का 30%। मान लीजिए परिवार का जो व्यय है वो कितना है, 100%। परिवार का जो व्यय है वो 100% है। अब हम उसका मान लेते हैं। मान लीजिए परिवार का कुल व्यय कैपिटल ए रुपीज़। अब यहाँ पर दिया गया है भोजन पर कितना है, भोजन पर ए का 30% व्यय होता है और इसका मान 4800 के इक्वल है। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं, तो आपको ए का मान निकालना है। यानी कि ए इंटू 30/100
इज़ इक्वल टू 4800। आप यहाँ से एक ही वैल्यू निकालेंगे, इसका ट्रांसफॉर्म कर देंगे एक जगह से दूसरे स्थान पर, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में 100 का भाग लग रहा था तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और 30 का गुणा हो रहा था तो इसका 30 का भाग लग जाएगा। अब आप इसको देख लीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 का भाग देते हैं, 3 की 1, 3 एकम 3, 3 18, तो 1 2 3 आपका जो मान आया, जो कुल मदों पर व्यय प्रश्न में पूछा गया है कि सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं, तो उनका पूछने का था कि यहाँ पर व्यय कितना हो रहा है, वो आपका व्यय कितना हुआ जा करके 16,000 रुपये। तो आपका यहाँ पर आंसर बी ठीक होता है। परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है। अब आप इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो टोटल आ रहा है, यहाँ पर आपने टोटल निकाला है वो आपका 16,000 रुपये है। अब आपसे दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है। तो यहाँ पे हम देखते हैं परिवहन है 12% और कपड़े का है 5%। या तो हम परिवहन को अलग और कपड़े का अलग व्यय निकालते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, परिवहन और कपड़े का टोटल निकाल लेते हैं, 12 और 5 17% हुआ, और 17% एक ही बार में इसकी वैल्यू निकल आएगी। क्योंकि यहाँ पर एक ही मान पूछा गया है तो हम जल्दी करने के लिए इसको यहीं पे हल कर लेते हैं। कपड़े और परिवहन, हाँ पहले परिवहन लिखा हुआ है, तो ये रहा आपका परिवहन एवं कपड़े, कितना हुआ 12 + 5 यानी कि 17%। अब आप 17% का कुल व्यय निकालते हैं, कुल व्यय इंटू 17%, कुल व्यय आपका कितना है 16,000 रुपये। 16,000 इंटू 17/100, 0,000। 17 का 16 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 17 का पढ़ा आता है, 17 का 16 का आता है तो 16 का कर लीजिए। 16 से बन जा 112, कैरी आपका आया 11, और 16 बन जा 16 और 11 कितना होगा जा करके 27, और एक जीरो आपका आ गया पीछे से। तो ये रहा आपका 2720। ये किस पर व्यय निकल के आया आपका, ये जो आपका व्यय है परिवहन एवं कपड़े पर 17। एक बार फिर से इसका आंसर मिला लीजिएगा, 17 16 7 112 हासिल 11 हो गया, 16 और 11 27, ये आपका 2720। चलिए हम देखते हैं हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा ठीक है। तो ये रहा आपका पहला ही आंसर है 2720, ये आपका आंसर निकल के आ गया। परिवहन और कपड़े पर कुल कितना व्यय आ रहा है 2720। यहाँ से परसेंटेज कितना होता है 5/12। कभी कभी ये ऐसा हो सकता है कि इसके टोटल इसी में से पूछ लें कि परसेंटेज में ही निकाल लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर आ रहा है फुटकर व्यय, भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है, ये प्रश्न है आपका टिक्कल, अच्छे समझ लीजिए। फुटकर व्यय यहाँ पर लिखा हुआ है, फुटकर व्यय कितना है 10%, और भोजन पर व्यय कितना है 30%। इस प्रश्न को आपको थोड़ा समझना है, और अगर आप यहाँ पर समझने से भूल गए तो दिक्कत होगी। हमें किस पर निकालना है, हम जो प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं वो किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, जो हमने ख़रीदा, जो हमने इन्वेस्ट किया, या हमें किसी वृद्धि या हानि कमी निकालनी है, कमी का प्रतिशत बताइए या वृद्धि प्रतिशत बताइए, तो जो एक्चुअल वैल्यू होती है उस पर हम निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है वो भी हम किस पर निकालते हैं, जो हमारा इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर अब क्या है कि फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी भोजन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप देख लीजिएगा भोजन पर कितना व्यय हो रहा है, भोजन पर जो व्यय हुआ है वो आपका है 30%, और किस पर फुटकर, और जो फुटकर व्यय है ये आपका 10% है।
अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है, यानी कि भोजन पर व्यय का प्रतिशत। उसको जो हमने प्रॉफिट और लॉस का एग्जाम्पल दिया था वो सिर्फ इसलिए दिया था कि जो आप प्रॉफिट निकालते हैं वो सीपी पर निकालते हैं, लॉस निकालते हैं वो सीपी पर ही निकालते हैं। और यहाँ पर भी भोजन पर व्यय, तो भोजन पर व्यय कितना हुआ 30, और वो आपका अपॉन में आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, सी प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो यहाँ पर जो फुटकर व्यय है वो है 10%, और 10/30 इंटू 100, ये जो है आपका सॉल्व किया जाएगा। तो 0 से एक 0 आपका कैंसिल हो गया, 100/3 आ रहा है इसका आंसर। और 100/3 अगर देखते हैं क्वेश्चन में 100/3 ही दिया गया है, तो 100/3 निकालते हैं, वरना इसको डिवाइड कर देते हैं 33 होल 1/3%, इस तरह से निकल के आएगा इसका मान। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्ट 33 होल 1/3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट क्या था कि फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है, और या फिर भोजन पर व्यय, अगर यहीं पर प्रश्न आपका बना दिया जाता है कि भोजन पर व्यय फुटकर व्यय का कितने प्रतिशत है, तो फुटकर अपॉन में आता है और भोजन पर व्यय ऊपर आ जाता है यहाँ पर, और ये आपकी जो क्वेश्चनिंग है वो चेंज हो जाती है, 30/10 हो जाता है वहाँ पर। तो इसको जो लैंग्वेज है उसको भी थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। किराया पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए, ये आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। किराया कितना है 25%, और आपका टोटल व्यय कितना है 16,000। तो आप किराया पर किया गया खर्च निकालना है, उसकी परसेंटेज छोड़ के अमाउंट निकालनी है। तो क्या है किराया, किराया का रेट क्या है 25%, और 25% का व्यय जो आप निकालेंगे वो 16,000, जो आपका टोटल व्यय था उसका आप 25% निकालते हैं। चलिए हम देखते हैं 25/100, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 25 का 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे 16 से गुणा कर दीजिए, 25 का गुणा लगभग सभी को ओरली आता होगा। 25 6 150, और इसका एक 0 ऑलरेडी आपको नोट करना है, मेंशन करना है यहाँ पर। 25 बन जाए 25 और 15, 25 1 15 कितना हुआ 40, ये रहा आपका 4,000 रुपीज़। यानी कि जो आपका किराया है उस पर आपका कितना व्यय हो रहा है 4,000। देखिए इसका हमारा आंसर कौन सा ठीक होगा, दूसरा वाला, किराए पर खर्च 4,000। अब कह रहे हैं कि आपका बचत कितना आ रहा है। ये दोनों फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन वेरी सिंपल से हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी थी तो वहाँ पर थी अंडरस्टैंडिंग में। अगर यहाँ पर आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं तो आपका एक नंबर आराम से लग जाएगा। और मैं समझता हूँ सभी लोग समझ सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो कौन से क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एग्जामिनर आपके लिए थाली में परोस के नहीं लाने वाला है, कुछ कठिन ही आपसे पूछेगा, कुछ एंटिक पूछेगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करिएगा, व्यय भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है, और यही स्टेटमेंट भोजन पर व्यय फुटकर व्यय का कितने प्रतिशत है चेंज हो सकता है, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आप इस चीज़ को सीखिएगा। चलिए आपका एक लास्ट क्वेश्चन से, कुल बचत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बचत कितना है आपका 18%, यानी कि जो टोटल आपका इन्वेस्ट है यानी खर्च है उसका 18% आप निकाल देते हैं। चलिए हमारा कुल व्यय कितना है, कुल बचत निकालनी है। तो बचत निकालने के लिए आपको क्या बताना है, बचत बराबर क्या है, कुल व्यय का 18%, और कुल व्यय आपका हो रहा है 16,000, 16,000। इसका आप निकालना है 18/100। यहाँ से आपका मान निकल के आ जाता है 1 2 1 2, 18 का 160 में गुणा कर दीजिए, कितना होगा 18 5 19, और 18 6 106, 106 कैरी आया 10, 18 सिक्का 108, और 108 में 10 कैरी आया, 18 एकम 18 और 10 28, 2
और एक ज़ीरो भी यहाँ पे लगाना है, तो 2880 रुपीज़ ये आपका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको लिए आज इतना ही बहुत है। बने रहिएगा चैनल पर हमारे साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। अगर आपको कुछ नई चीज़ सीखनी है तो कमेंट में जो हमको बताते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।